हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवाई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का जर्नी स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि टैरिफ क्या है, जो एक ड्यूटी है इम्पोज होती है ऑन द गुड्स जो अक्रॉस होते हैं बॉर्डर। हमारे नेशन के बॉर्डर से हम जब किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो वॉट एवर ड्यूटी इज़ इम्पोज्ड ऑन दैट गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हमने क्या कहा बच्चों? टैरिफ। क्योंकि जब हम इंटरनल ट्रेड पे जब ड्यूटीज़ डालते हैं वो टैक्स होता है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो जब हम उन पे ड्यूटीज़ इम्पोज या लेवी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ। जब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर टैक्स को लेवी किया, यानी कस्टम ड्यूटी को हमने लेवी किया, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट टैरिफ। लेकिन जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट की वजह से अगर हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कभी प्रॉब्लम होता है दैन ओनली कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एक्सपोर्ट पे टैरिफ के फॉर्म में डाले जाते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट टैरिफ भी कहते हैं, सो दैट हमारी इकोनॉमी में कभी भी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, स्केर्सिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाई देगा। तो इस तरफ से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ जो थे वो डिस्कस किए फर्स्ट पार्ट में। अब आज हम देखेंगे सेकंड सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो हमने टैरिफ इम्पोज किया, जो स्पेशली हम इंपोर्ट पे करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो हम एक्सेप्शनल केसेस पे देखते हैं, लेकिन इंपोर्ट पे हम जब टैरिफ को इम्पोज करते हैं जो ज़्यादातर प्रोटेक्टिव टैरिफ कहा जाता है, तो उस केसेस में क्या इफ़ेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्टिंग कंट्री। जब कंट्री कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, जो आज हम सीखेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ हम जब ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या इम्पोर्ट टैरिफ को हम इम्पोज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है किंडल बर्जर, अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर सो मेनी इफ़ेक्ट जो हैं, यानी मल्टीपल इफ़ेक्ट जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब ये इफ़ेक्ट ऑफ इंपोर्ट को किंडल बर्जर ने एक बहुत ही एलॉबरेट थियरी के फॉर्म में हमें सिस्टमैटिक समझाया है और हमें बताया है कि इसके इफ़ेक्ट एक दो नहीं 8 डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। एक एक इफ़ेक्ट हम करते जाएंगे, लेकिन ये थियरी को एक्सप्लेन करने से पहले किंडल बर्जर ने ये अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया, कुछ प्रैक्टिकल हम लोगों ने अज्यूम किया। वो नंबर 1 कि देयर इज़ कंट्री 1, एक ही कंट्री होगी, कंट्री ए। हम कंट्री एक यानी एक ही कंट्री की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स इंपोर्ट कर रही है। एक्स इंपोर्ट कर रही है और वाई एक्सपोर्ट कर रही है। अब वो एक्स जब इंपोर्ट करेगी उसके ऊपर जो भी हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे उसका इफ़ेक्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहला उसका अजम्पशन होगा, फर्स्ट देयर इज़ ओनली वन कंट्री, कंट्री ए, और उस कंट्री ए का पूरा इफेक्ट हम विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम, एक ही डायग्राम के थ्रू उसके हम 8 इफेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, सेकंड है वो कंट्री ए इंपोर्ट कर रही है कमोडिटी एक्स को, इंपोर्ट कर रही है कमोडिटी एक्स को और एक्सपोर्ट कर रही है कमोडिटी वाई को। ओके बच्चों, थर्ड द इफेक्ट ऑफ टैरिफ, यानी जो हमने टैरिफ इम्पोज करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पे टू कंट्रोल अवर इम्पोर्ट या टू रिस्ट्रिक्ट अवर इम्पोर्ट, इट विल बी कन्फाइंड यानी रिलेटेड टू द टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री, यानी वो एक कंट्री से ही रिलेटेड रहेंगे। ओके, फोर्थ द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द अदर कंट्री इज नॉट कंसिडर्ड, यानी ये टैरिफ का इफेक्ट हमारे कंट्री, सपोज एक कंट्री है, इंडियन इकोनॉमी में किस तरह से दिखाई देगा हम अपनी बात करेंगे। उस टैरिफ इम्पोज करने के बाद दूसरे देशों में क्या इफ़ेक्ट होता है वो इफ़ेक्ट हम कंसिडर करने वाले नहीं हैं। तो हमें किंडल बर्जर ने जो ये थियरी बताया वो थियरी किसके बिहाफ ऑफ में, ओनली वन कंट्री जो टैरिफ इम्पोर्ट गुड्स पे इम्पोज कर रही है उसके इफ़ेक्ट को उसने कंसिडर किया। ओके बच्चों, तो ये 4 अजम्पशन थे। नंबर 1 देयर इज़ ओनली वन कंट्री ए, वो इंपोर्ट कर रही है कमोडिटी एक्स। ओके, इसके लिए मैंने एल का फॉर्मेट लिया, कमोडिटी एक्स दिखाया जो हम स्पेशली इकोनॉमी में अपने
जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी प्राइस जो एक्स की है वो हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। अच्छा, थर्ड है ये जो टैरिफ हम इम्पोज करेंगे इसके इफेक्ट जो होंगे इट विल बी कन्फाइंड टू टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री, यानी वो ए कंट्री के इफेक्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। फोर्थ, द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द अदर कंट्रीज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, यानी इस टैरिफ की वजह से दूसरे कंट्रीज़ पे क्या इफेक्ट आता है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके बच्चों, अच्छा चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये इफ़ेक्ट हमें कैसे दिखाई देते हैं, कैसे उसने वन बाय वन इफ़ेक्ट को उसने दिखाया। अब वो इफ़ेक्ट देखने के लिए पहले तो हम इस डायग्राम को समझेंगे वन बाय वन। ओके, एक एक चीज़ को हम बहुत ईजिली हम समझेंगे। डायग्राम क्लियर हो गया, उसके इफ़ेक्ट्स विल बी क्लियर। ओके, अब देखो क्या लिया मैंने, एल का फॉर्मेट लिया, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी दिखाई, वाई पे प्राइस ऑफ एक्स जो हम पे करेंगे। ओके बच्चों, अच्छा ये जो सी डी है वो हमें क्या दिखा रहा है, ये है डिमांड का, सी डी जो है वो है डिमांड का जो हमने दिखाया। ओके, और जो जी एस है, जो जी एस है वो क्या है, हमारा सप्लाई कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व है जो स्लोपिंग अपवर्ड है। ये नॉर्मल हमें डिमांड और सप्लाई पोजीशन मार्केट फोर्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं। सी डी डिमांड कर्व, जी एस सप्लाई कर्व, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई। ओके बच्चों, अब जब ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यानी इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, ओके यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट के फोर्सेस सी डी डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है जी एस, उस पर इंटरसेक्ट किया। ओके, और हमें क्या दिखाई दिया, ये प्राइस, ये सामने हमें प्राइस लाइन दिखाई दिया, दैट इज P0। ओके, ये प्राइस लाइन है, ये हमें प्राइस लाइन दिखा। अब जब ये प्राइस लाइन डिसाइड हुआ तो देखो बच्चों, अभी हम वन बाय वन पहले इस डायग्राम को समझेंगे। तो ये अजम्पशन क्लियर हुआ बच्चों। अब इन अजम्पशन को हम लोग रब करते हैं और एक एक स्टेप करके हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें इस इंपोर्ट के जो इफ़ेक्ट हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओके नाउ, अब पहले तो ये थोड़ा बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सी डी डिमांड कर्व है, जी एस सप्लाई कर्व है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ई जो इक्विलिब्रियम एक रेस्टिंग पोजीशन होती है। सामने प्राइस लाइन हमें मिला, यानी प्राइस हमें मिला P0। ओके, अब ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे यहाँ एब्सेंस ऑफ ट्रेड है, यानी बिफोर ट्रेड। हम बिफोर ट्रेड की बात कर रहे हैं, जब ट्रेड नहीं था, बिफोर ट्रेड। अब देखो, ट्रेड से पहले हम दो चीज़ें कंसिडर करेंगे, एक है कंज्यूमर सरप्लस जिसे हम CS कहते हैं, और दूसरा है प्रोड्यूसर सरप्लस जिसे हम PS कहते हैं। तो पहले देखो कंज्यूमर सरप्लस, वो कैसे फाइंड आउट होता है, जो प्राइस एक कंज्यूमर पे कर रहा है, उसके बाद जो डिमांड, जो आपका डिमांड कर्व है, जहाँ पे कंज्यूमर आफ्टर पेइंग द प्राइस कमोडिटी को एंजॉय करता है, यानी जो यूटिलिटी उससे डिराइव्ड होती है। तो कंज्यूमर का जब हम सरप्लस देखते हैं, जो उसने एंजॉय किया, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन जो उसे डिराइव हुआ, वो कैसे हम फाइंड करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं वो, दैट इज़ पोजीशन क्या है, CEP0। फिर से देखो, ये डिमांड कर्व पे कंज्यूमर सरप्लस डिमांड कर्व को टच करता है विथ प्राइस लाइन, जो उसने प्राइस पे किया वो हमें एंजॉय करता हुआ दिखाई देगा CEP0, यानी ये पूरा एरिया, ये जो पूरा शेडेड आपको एरिया ट्रायंगल दिख रहा है, यानी ट्रायंगल है CEP0। तो ट्रायंगल CEP0 ये है आपके कंज्यूमर का सरप्लस। अब देखते हैं प्रोड्यूसर का सरप्लस। प्रोड्यूसर का सरप्लस जो है, जो सप्लाई कर्व को टच करता हुआ हमें दिखाई दे, तो वो एरिया कौन सी है, वो है GEP0। GEP0 ये जो पूरा हमें पूरा एरिया दिख रहा है, जो सप्लाई कर्व को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, तो GEP0। तो ट्रायंगल GEP0 ये हमें दिखाई दिया प्रोड्यूसर का सरप्लस। ओके बच्चों, पहला सरप्लस हमें किसका मिला, कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर का सरप्लस डिमांड कर्व को टच होता हुआ दिखाई दिया, दैट इज CEP0। और प्रोड्यूसर का सरप्लस GEP0, यानी ये सप्लाई कर्व। ओके, अब सपोज एक ट्रेड का हिस्सा इकोनॉमी यानी कंट्री ए बनता है,
जब ट्रेड का हिस्सा बनता है और उसने एब्रॉड से वही प्रोडक्ट कमोडिटी एक्स जो है वो काफ़ी सस्ते प्राइस पे उसने सपोज इंपोर्ट किया, ओके, सपोज इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट किया तो उस केसेस पे से फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि उसने इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे हम प्राइस दे रहे हैं सपोज P, और इस लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है T, इस लेवल पे P, यहाँ P0 और यहाँ पे हमें दिखाई दिया T, ओके। और यहाँ पे सप्लाई कर्व पे जहाँ टच किया वहाँ पे हम लिख रहे हैं A, ओके ना। अब ध्यान से देखना, जब हमने इंपोर्ट किया वही कमोडिटी एक्स, जब इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने की वजह से आपने देखा प्राइस रिड्यूस हो गई, हमें चीपर गुड्स यानी हमें चीपर प्राइस पे हमें वही चीज़ें जो थी एक्स कमोडिटी हमने फॉरेन से इंपोर्ट की। अब जब ऐसा होता है तो उस केसेस पे हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी में जो सप्लाई लेवल है, सपोज से फॉर एग्जांपल जो है वो क्यू लेवल है, लेकिन हमारे डिमांड जो आप देखो, डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। से फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हियर इट इज़ Q3, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। वो मैंने Q3 क्यों लिखा, क्योंकि अगेन आई हैव टू शो सम पॉइंट्स बिटवीन दैट। अब यहाँ पे हमने जो दिखा दिया कि प्राइस जब हम लोग इम्पोर्टेड गुड्स की बाहर से मंगा रहे हैं जिसकी हम एब्रॉड की प्राइस कॉम्पिटिटिव है यानी लोअर प्राइस है, तो हमें वो प्राइस फ्री ट्रेड की वजह से लोअर प्राइस पे वो इजीली गुड्स हमें मिल गए, तो प्राइस कम था। अब देखो जब ट्रेड हुआ आफ्टर ट्रेड, अब आफ्टर ट्रेड पोजीशन देखो बच्चों क्या हो गया। अब जब आफ्टर ट्रेड हुआ तो उस कंट्री ए में वो कमोडिटी एक्स जो है जब आ गया तो उसकी वजह से एक कंज्यूमर का सरप्लस कितना बढ़ जाता है। अब कंज्यूमर का सरप्लस आप देखोगे तो यू विल सी दैट उसका एरिया जो कंज्यूमर, क्योंकि अभी वो प्राइस कम पे कर रहा है, पहले वो P0 लेवल पे कर रहा था, अभी ओनली प्राइस जो है इट इज़ OP, प्राइस क्या है OP। तो उस प्राइस को आप कैच करो, यू विल सी दैट कंज्यूमर का सरप्लस देखो कितना बढ़ गया है, कंज्यूमर का सरप्लस, क्योंकि मैंने डिमांड का को ही टच किया, तो कंज्यूमर का सरप्लस जो है ये यहाँ पे T पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट, ये पूरा आपका कंज्यूमर का सरप्लस है। देखो मैंने उसको डार्क कर दिया, ये पूरा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये है एक कंज्यूमर का सरप्लस, यानी कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो हमें दिखाई देगा ट्रायंगल दैट इज CTP, CTP, CTP। देखो आपका पहले सिर्फ ये ट्रायंगल था CEP0, लेकिन अभी जो आपका कंज्यूमर का सरप्लस है देखो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, राइट। ट्रेड के बाद कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, सरप्लस बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो इम्पोर्टेड चीज़ प्लस प्राइस कम तो कंजम्पशन पावर भी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया। लेकिन इसका सरप्लस बढ़ा, लेकिन प्रोड्यूसर्स का आप सरप्लस देखो, जो प्रोड्यूसर का सरप्लस है वो आपको दिखाई देगा PAG, दैट इज ट्रायंगल PAG जो रिड्यूस हो गया, ओनली अ स्मॉलर ट्रायंगल, यू विल सी दैट ये हमें जो है वो एक स्मॉलर ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाई देता है, दैट इज PAG, ये एरिया हमें दिखाई देता है, दैट इज प्रोड्यूसर का सरप्लस, दैट इज आफ्टर ट्रेड, ट्रेड के बाद, बराबर ये कम हो गया, लेकिन जो हमारे कंज्यूमर्स थे इनका सेटिस्फैक्शन लेवल जो था वो काफ़ी ब्रॉडर हो गया, तो बढ़ गया। ओके बच्चों, अच्छा अब जैसे ही इस तरह का पोजीशन दिखाई दिया, इकोनॉमी में इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ा, तो आपको मालूम है हर इकोनॉमी को अपने बैलेंस ऑफ पोजीशन को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हैवी इंपोर्ट होने लगेगा तो इससे हमारी फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो ड्रेन होने लगते हैं, यानी आउटफ्लो होने लगता है, और हमारा जो BOP पोजीशन है वो अनफेवरेबल होता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि आई हैव टू इम्पोज द टैरिफ, मुझे टैरिफ इम्पोज करना पड़ेगा। अब जब टैरिफ इम्पोज होता है तो बट नेचुरल टैरिफ जो है वो पे करना पड़ता है, और उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है। जब प्राइस इफेक्ट हमें दिखाई देता है, से फॉर एग्जांपल इस तरह से पोजीशन हमें दिखाई दिया, ये है आपका टैरिफ का लेवल P1, इसके लिए देखो यहाँ P1 और P0, इस तरह से मैंने पोजीशन आपको दिखाया। अब सपोज जब ये टैरिफ आ गया इस P1 लेवल पे,
अब इस टैरिफ की वजह से हमें 2 पॉइंट्स और यहाँ पर मिले, ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, बराबर बच्चों। अब एक को नाम दे दिया मैंने सपोज M और दूसरे को नाम दिया N, ओके। अब यहाँ से हम देखें, अब यहाँ से मैं डॉटेड नीचे लेके आ रही हूँ पोजीशन परपेंडिकुलर, तो यू विल सी दैट अगेन क्वांटिटी का लेवल विल बी देयर। यहाँ आएगा क्वांटिटी Q1, पहले Q के बाद Q1, और यहाँ क्वांटिटी आएगा Q2, ओके। यहाँ हमने दिखा दिया। अब जब इस तरह की पोजीशन है, जब इस तरह का पोजीशन हमें दिख रहा है, तो देखो क्वांटिटी में मैंने कैसे दिया Q1, Q2, Q3, बराबर। इसके लिए मैंने पहले इधर Q3 लिया। अच्छा, 2 पॉइंट्स और हमें दिखानी है। अब ये A है तो इस पॉइंट को मैं दिखाऊंगी B, ओके, इसको B दिखाएंगे। और ये पॉइंट जो है यहाँ पे भी टच किया हुआ है तो यहाँ पे दिखाएंगे S, ओके। अच्छा, अब हमारे मेन पॉइंट सब हमने लेबलिंग प्रॉपर कर ली। अब हम देखते हैं आफ्टर टैरिफ, टैरिफ के बाद क्या इफेक्ट दिखा। आफ्टर टैरिफ, जब हम टैरिफ को इम्पोज करते हैं, यानी इम्पोर्ट टैरिफ आपने डाल दिया, तो कंज्यूमर सरप्लस की क्या पोजीशन है और प्रोड्यूसर सरप्लस की क्या पोजीशन है, ये समझ लिया, मतलब 50% जॉब इज़ डन। क्योंकि बाकी सब इफेक्टिव लिखना सब आसान है, क्योंकि यहीं से आपका डिसीजन होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, जब टैरिफ गवर्नमेंट ने इम्पोज किया तो टैरिफ की वजह से आपने देखा प्राइस बढ़ गई, क्योंकि पहले OP प्राइस था, नाउ इट बिकम अ OP1, करेक्ट बच्चों। अब जब प्राइस बढ़ गई तो उस प्राइस की वजह से आपने देखा, हम जब प्राइस कम था OP1, तो उस OP1 पे जब प्राइस कम था बिफोर टैरिफ, यानी आपके टैरिफ इम्पोज करने से पहले, हम डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, दैट इज़ T लेवल पे, यानी क्वांटिटी Q3 था, हम ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, जबकि हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा था सिर्फ, क्योंकि ये सप्लाई कर्व है बच्चों, तो सप्लाई कर्व पे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, OQ, इतना सप्लाई कर रहे थे, यानी PA पोजीशन था। लेकिन जैसे ही इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज हो गया तो आपने देखा प्राइस बढ़ गया, और जब प्राइस बढ़ता है तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट होता है, कम होता है। अब इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट कितना हो गया है, दैट इज़ Q2, यानी आपका इम्पोर्ट रिड्यूस हुआ, लेकिन आपका जो सप्लाई है, आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन है, वो बढ़ गया। आप देख रहे हैं सप्लाई पे, दैट इज़ दिस लेवल है, यानी आपकी इकोनॉमी में अभी प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमने प्रोटेक्ट किया बाय इम्पोजिंग द टैरिफ। क्योंकि हम पहले सप्लाई को देखो OQ, लेकिन अभी कितना आप प्रोवाइड कर रहे हो, OQ1, और वहाँ से हमारा जो डिमांड था पहले OQ3 था, लेकिन अभी डिमांड कितना रिड्यूस हो गया, OQ2। तो अब हमें डिसाइड करना है कि ये क्या इफ़ेक्ट दिखाता है। अब देखो, पहले तो ये सोचो कि ये इफ़ेक्ट हमें क्या क्या दिखता है। अब फर्स्ट हमने पहले तो कंज्यूमर सरप्लस जो हमें डिसाइड करना है, वो क्या हुआ, जब हमने टैरिफ इम्पोज किया P1, तो इस पर कंज्यूमर सरप्लस देखो, जो काफ़ी पहले ज़्यादा था, दैट इज़ CTP था, अब वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमने इतना जो टैक्स बढ़ा, हमारे ऊपर टैरिफ का प्रेशर आया, तो उन्होंने आपके कंज्यूमर सरप्लस के ट्रायंगल को, एरिया को थोड़ा कम कर दिया, तो वो अभी P1 को टच करेगा। तो आपके टैरिफ के बाद आपका जो पोजीशन था वो यहाँ से दिखेगा, यानी आपका जो टैरिफ लेवल था वो दिखेगा इस तरह से, यानी ये कंज्यूमर सरप्लस है जो हमें दिखाई देगा, ओके। देखो, मैंने इस तरह से थोड़ा डॉटेड आपको दिखा दिया ताकि आप जज कर पाओ कि हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है, पहले काफ़ी ये बड़ा ट्रायंगल एरिया था, लेकिन अभी रिड्यूस हो गया, और वो है आपका CNP1, ट्रायंगल CNP1, ओके बच्चों। अच्छा, और आपका जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, अब उसको थोड़ा फ़ायदा हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो बढ़ने लगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस में हमने देखा जो पहले बहुत कम था आफ्टर द इम्पोर्ट, वो था सिर्फ PAG, ओके। लेकिन अभी वो जो आपका सरप्लस था वो लेवल देखो बढ़ गया, इस लेवल पे आप ग्रीन के एरिया के डॉट्स देखोगे ना बच्चों, तो ये ज़्यादा है आपको, दैट इज़ P1, दैट इज़ M और G, तो आपको एरिया दिखेगा, दैट इज़ ट्रायंगल P1 M और P1 M और G, ओके बच्चों। अब देखो, आपको ये सब क्लियर समझ में आ गया। फिर से हम देख रहे हैं
पहले पहले हमने क्या देखा, जब आपकी इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड और सप्लाई का जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम प्राइस ई, तो उस पर हमने क्या निकाला, कंज्यूमर सरप्लस जो हमें मिल रहा था CEP0, लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था वो भी इक्वल था, दैट इज P0EG, आप कैसे भी लिख सकते हो। सेकंड हमने क्या लिया, अगर हम वही एक्स कमोडिटी इंपोर्ट करते, इंपोर्ट करने से प्राइस कम था तो हमारे कंज्यूमर को काफ़ी बेनिफिट मिला क्योंकि वो प्राइस कम पे कर रहा था, तो वो हमें मिला C, T और P, काफ़ी हाई लेवल का जो सेटिस्फैक्शन था वो कंज्यूमर ने एंजॉय किया। लेकिन प्रोड्यूसर बेचारा जो था उसका प्रोड्यूसर्स का सरप्लस कम हो गया, दैट इज़ PAG, उसका एरिया कम हो गया। अब गवर्नमेंट ने टैरिफ का प्रेशर डाल दिया, तो टैरिफ की वजह से इनकम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इन द फेवर ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर उनके, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर्स के फेवर में ज़्यादा जाती हैं क्योंकि आपने क्या देखा, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी है, क्योंकि आपने देखा पहले जो आपका टैरिफ की समय कंज्यूमर का ट्रायंगल था वो काफ़ी बड़ा था, बराबर बच्चों, आपने देखा एक कंज्यूमर का एरिया काफ़ी इंजॉय हो रहा था, लेकिन जैसे टैरिफ आया तो इतना एरिया जो था वो सेक्रीफाइस हो गया, अब उसका जो एरिया था सरप्लस का रिड्यूस हो गया। तो ये जो हमें दिखाई देता है दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, इसमें भी हम करने वाले हैं। अच्छा, एक तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, लेकिन किसके फेवर में गया बच्चों, प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर पहले छोटी एरिया का प्रोड्यूसर सरप्लस इंजॉय कर रहा था, अभी बिग एरिया में वो सरप्लस इंजॉय कर रहा है, तो इसके लिए ज़्यादातर रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट जो रहता है, क्योंकि ड्यू टू टैरिफ वॉट एवर इनकम जो रहती है इकोनॉमी को मिलती है, इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन फेवर ऑफ बोथ कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर, लेकिन वो प्रोड्यूसर के फेवर में ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि उसका हिस्सा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होता है, तो ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है। दूसरा हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, प्रोटेक्शन इफेक्ट, जो हमारा पहला मेन पर्पज़ है हमारे टैरिफ का। तो फर्स्ट जो आपका प्रोटेक्शन इफेक्ट है वो क्या है, प्रोटेक्शन इफेक्ट ये दिखाई देता है क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी में टैरिफ को इम्पोज किया गया, जब हमने टैरिफ डाला, उस टैरिफ की वजह से आपने देखा आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ गई। पहले कितना था, सिर्फ OQ, आप सप्लाई का को देखो, दैट इज़ PA क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे थे एट OP प्राइस, लेकिन जैसे टैरिफ आ गया तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो P1, आपकी प्राइस बढ़ गई, उस पर आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, OQ1, यानी ये जो आपका लेवल दिख रहा है बच्चों, दैट इज़ QQ1, ये लेवल हमें दिखाई देता है, ये क्या है आपका प्रोटेक्शन इफेक्ट, फर्स्ट दैट इज़ प्रोटेक्शन इफेक्ट, ये हमें दिखाई देता है, ये प्रोटेक्शन इफेक्ट है, यानी आपका एरिया ABQ1Q, ये प्रोटेक्शन एरिया, यानी हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की जो है वो डिमांड मिली। क्यों? क्योंकि टैरिफ बढ़ने से, प्राइस बढ़ने से इंपोर्ट रिड्यूस हुआ, यानी कंजम्पशन रिड्यूस हुआ। तो ये जो कंजम्पशन हम पहले कितना कर रहे थे, OQ3, अभी हम कितना कर रहे हैं, OQ2। तो ये जो पूरा एरिया है ये हमें, यस बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही टैरिफ इम्पोज हुआ, तो टैरिफ इम्पोज होने की वजह से हमारी जो डिमांड थी इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो गई, यानी पहले हम टैरिफ से पहले डिमांड कर रहे थे OQ3, लेकिन जैसे ही टैरिफ इम्पोज हुआ तो हमने डिमांड कम किया। तो ये क्या है हमारा कंजम्पशन इफेक्ट, ये हमारा कंजम्पशन इफेक्ट है, यानी इसकी वजह से हमारी कंजम्पशन कम हुई। पहले हम ज़्यादा डिमांड कर रहे थे OQ3, लेकिन जैसे ही टैरिफ हमने इम्पोज किया, गुड्स कॉस्टली हो गई, डिमांड कम हो गई, तो हमने कम डिमांड किया, तो हमारा कंजम्पशन कम हुआ है। तो वो कंजम्पशन का इफेक्ट हमने कैसे दिखाया, STQ3Q2। ओके बच्चों, अब हम 1 बाय 1 दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे पहला फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन इफेक्ट, पहला फर्स्ट जो है वो है प्रोटेक्शन इफेक्ट, क्योंकि केंडल बर्जर ने 8 इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, 8 इफेक्ट हैं और 8 इफेक्ट हम दिखाएंगे। पहला प्रोटेक्शन, क्योंकि हर टैरिफ का मेन इम्पैक्ट जो रहता है वो रहता है ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को वो काफ़ी सपोर्ट करता है।
क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट करने के पीछे पर्पस ये क्या था, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, ओके, इंपोर्ट को कम करना और डोमेस्टिक बिजनेसमैन को सपोर्ट करना। अब हमारा इंपोर्ट कम हुआ, बराबर, इंपोर्ट कम हुआ, लेकिन हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की डिमांड वो बढ़ गई बच्चों। तो हमने क्या देखा, जब प्रोटेक्शन हम लोग टैरिफ हमने डाला तो हमारे इकोनॉमी में पहले प्रोडक्शन कितनी थी, सिर्फ ओ क्यू, हमारे में सिर्फ प्रोडक्शन हो रही थी ओ क्यू क्वांटिटी ओनली, ओके। लेकिन जैसे ही टैरिफ इम्पोज हुआ, टैरिफ की वजह से हमारा यहाँ डिमांड कम हुआ, लेकिन हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की डिमांड बढ़ गई। अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की डिमांड बढ़ गई, यानी इतनी क्वांटिटी हमने ज़्यादा डिमांड की। पहले था ओ क्यू, लेकिन आफ्टर टैरिफ इट इज़ ओ क्यू 1, यानी इतना डिमांड बढ़ा। तो ये है प्रोटेक्शन इफेक्ट जो हम दिखा रहे हैं बच्चों, दैट इज़ ए बी Q1 Q। तो प्रोटेक्शन इफेक्ट क्या है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल A B Q1 Q। फिर से देखो A B Q1 Q, ये जो पूरा आपका क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये जो पूरा एरिया है, ये क्या है, हमारा प्रोटेक्शन इफेक्ट। क्योंकि इसकी वजह से, टैरिफ की वजह से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हुआ, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, वहाँ इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट पॉजिटिव हुआ। तो ये एक प्रोटेक्शन इफेक्ट हमें पहला दिखाई देता है, ओके बच्चों। तो फर्स्ट ये था प्रोटेक्शन इफेक्ट। दूसरा हम क्या दिखाते हैं, सेकंड वन जो है वो दिखाते हैं रेवेन्यू इफेक्ट। अब जब हम रेवेन्यू इफेक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो बट नेचुरल, जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इम्पोज करती है टैक्सेस ऑन या टैरिफ ऑन इम्पोर्ट गुड्स, तो वो हमारे गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लेके आएगा। एक अच्छा खासा ह्यूज रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को कलेक्ट होता है। अब पहले हम देख रहे थे जब टैरिफ नहीं था तो प्राइस था OP, लेकिन टैरिफ आने की वजह से प्राइस OP1। तो ये जो पूरा आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया, यानी P1 N T P, ये पूरा जो एरिया है ये टैरिफ की वजह से हमें दिखाई देता है। अब इस टैरिफ में पूरा एरिया रेवेन्यू नहीं है, इसमें क्या है, कुछ हिस्सा जो है दैट इज़ P1 M और ये A और P, ये जो पूरा एरिया हमें दिख रहा है, यानी P1 M A P, ये एरिया किसकी तरफ चला जाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस की तरफ, यानी उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने देखा प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया जो था वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया आफ्टर टैरिफ की वजह से ये बढ़ गया ये एरिया। अब ये एरिया में ये हिस्सा आपके प्रोड्यूसर सरप्लस को चला गया, जो हमने देखा था इंपोर्ट के बाद रिड्यूस हुआ था, तो वो काफ़ी बढ़ गया। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। अच्छा, ये जो एरिया हमें दिख रहा है दैट इज़ ABM का एरिया जो हमें डॉटेड दिख रहा है, ये एरिया है एडिशनल कॉस्ट। क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जब एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो उनमें एक्स्ट्रा खर्चा भी तो लगेगा, तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इंकर हुई है वो यहाँ दिखाई देता है। और जो हमें ये दिखाई देता है बच्चों एरिया, दैट इज़ ये पूरा रेक्टेंगल जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज़, यानी MNSB, ये जो पूरा इफेक्ट दिखाई देता है रेक्टेंगल MNSB, ये क्या है बच्चों, ये है रेवेन्यू इफेक्ट। ये क्या है हमारा रेवेन्यू इफेक्ट, ये हमारे गवर्नमेंट का इनकम लेवल है। और ये जो बच जाता है ना NST, ये जो बचा हुआ NST है, ये गोज टू नोबडी, ये किसी के पास नहीं जाता है, इट इज़ अ डेड वेट लॉस, ये गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन मेन है ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू का हिस्सा यानी MNSB, ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है, दिस इज़ द प्योर रेवेन्यू enjoyed by our government due to import का टैरिफ। ओके बच्चों, तो रेवेन्यू का भी इफेक्ट हमें दिखाई देता है। पहला प्रोटेक्शन इफेक्ट देखा, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक बिजनेसमैन को काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उनका प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, उनका क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, ओके। और दूसरा हमने देखा हमारे इकोनॉमी का रेवेन्यू भी बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन इफेक्ट। तो उस कंजम्पशन इफेक्ट को जो है वो हमारे किंडल बर्जर ने कहा है थर्ड इफेक्ट। तो चलो थर्ड इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, टोटल 8 इफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड है कंजम्पशन इफेक्ट। ये जो कंजम्पशन इफेक्ट है वो दिखाता है ड्यू टू टैरिफ
द कंजम्पशन ऑफ आवर इकोनॉमी जो है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू हायर प्राइसेस। जो टैरिफ की वजह से प्राइसेस बढ़ गई, इसके लिए कुछ लोगों ने अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया। पहले हम डिमांड कर रहे थे OQ3, लेकिन आफ्टर टैरिफ के बढ़, क्योंकि जब हमारा पहले टैरिफ नहीं इम्पोज था तो प्राइस था P, यानी POQ3T। ये पूरा रेक्टेंगल जो था ये था क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो हमारे इकोनॉमी में रेवेन्यू लेके आ रहा था। लेकिन जैसे टैरिफ का प्रेशर बढ़ा, प्राइस बढ़ी, तो इकोनॉमी में दिखाई दिया P1OQ2S, ये हमें दिखाई दिया, यानी N इस लेवल पे हम चले गए, यानी ये कंजम्पशन का इफेक्ट हमें दिखाई दिया, ये कंजम्पशन का इफेक्ट है। तो कंजम्पशन के इफेक्ट में हमें क्या दिखाई देता है, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है दैट इज STQ3Q2, या आप ऐसे भी कह सकती हो Q2Q3TS। चलो आसानी से लिखते हैं Q2Q3TS। ये जो पूरा रेक्टेंगल है दैट इज Q2Q3TS, ये जो पूरा एरिया है ये हमें क्या दिखाता है, कंजम्पशन इफेक्ट। अब ये जो आपका कंजम्पशन इफेक्ट है ये दिखाता है आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन रिड्यूस हुआ। क्यों? ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, क्योंकि हमने टैरिफ इम्पोज किया, इसके लिए कंजम्पशन कम हुआ। अब जब हम इस कंजम्पशन इफेक्ट को और आपके प्रोटेक्टिव इफेक्ट, ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट और कंजम्पशन इफेक्ट, इसको प्लस करते हैं तो पता है क्या दिखता है, ओवरऑल ट्रेड इफेक्ट। ट्रेड इफेक्ट क्या दिखाता है, दैट इज पहला ट्रेड इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो आई मस्ट शो यू क्या होता है ट्रेड इफेक्ट। ट्रेड इफेक्ट हमें दिखाई देता है जब हम प्रोटेक्शन इफेक्ट उसमें ऐड करते हैं, यानी प्लस करते हैं कंजम्पशन इफेक्ट यानी CE। तो प्रोटेक्शन इफेक्ट कितना था बच्चों, QQ1, ये QQ1 ये पहला, उसमें हम ऐड करते हैं दैट इज अवर कंजम्पशन इफेक्ट दैट इज Q2Q3। जब ये सब मिलते हैं तो बनता है ट्रेड का इफेक्ट। ओके, तो ट्रेड इफेक्ट हम कंजम्पशन इफेक्ट के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या दिखाई देता है, हमारी इकोनॉमी में ट्रेडिंग इफेक्ट बढ़ा क्योंकि हमारे में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, तो ये ट्रेडिंग इफेक्ट का हिस्सा बनता है एक प्रोटेक्शन इफेक्ट। दूसरा आपका कंजम्पशन रिड्यूस हुआ, तो ये कंजम्पशन रिड्यूस भी आपकी इकोनॉमी में फिर डिमांडेड होगा, तो Q2Q3 ये जो पूरा एरिया है, तो ये क्वांटिटी QQ1 और Q2Q3 ये जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ओवरऑल ट्रेड का इफेक्ट इन द इकोनॉमी ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। क्लियर बच्चों? तो हमने 3 इफेक्ट देखा, नंबर 1 प्रोटेक्शन इफेक्ट, नंबर 2 कंजम्पशन इफेक्ट, नंबर 3 रेवेन्यू इफेक्ट। ओके, तीनों देख लिया। अब हम 4th देखते हैं दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट बच्चों कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन लगभग हम सब कर ही चुके हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब हमने ये डायग्राम स्टार्ट किया और उसमें हमने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस तीनों लेवल पे निकाला, यही डिसाइड करेगा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। क्योंकि जो भी आपके टैरिफ का इनकम रहता है, जो आपकी इकोनॉमी में जनरेट होता है, वो हमेशा डाइवर्ट होता है आइदर टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर या टुवर्ड्स द कंज्यूमर। उधर ही हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनकम रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट होते हैं टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, जब हमने बिफोर टैरिफ यानी ट्रेड जो था, आफ्टर ट्रेड के बाद यानी बिफोर टैरिफ अगर हम पोजीशन देखें तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, कंज्यूमर का जो सरप्लस था वो काफ़ी ज़्यादा था। वो क्या था, CTP, यानी काफ़ी बड़ा एरिया था CTP। ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, इतना बड़ा ट्रायंगल जो आपने देखा था वो था कंज्यूमर का सरप्लस। लेकिन जो प्रोड्यूसर था उसका सरप्लस बहुत थोड़ा था, दैट इज PAG का ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल था। ओके, लेकिन जैसे ही टैरिफ इम्पोज हुआ तो आपने देखा जो कंज्यूमर सरप्लस था वो रिड्यूस हुआ, वो कम हो गया। वो कितना हमें मिला, दैट इज CNP1, यानी इतना एरिया रिड्यूस हुआ, ये पूरा एरिया, क्योंकि टैरिफ पे किया गया तो वो रिड्यूस हुआ। अब ये जो हमने देखा कि यहाँ रिड्यूस हुआ, यानी टैरिफ के बाद आपके कंज्यूमर का सरप्लस रिड्यूस हुआ, ओके, कम हुआ।
लेकिन जो प्रोड्यूसर है उनका सरप्लस बड़ा, उनका बेनिफिट बड़ा। तो हम देख रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस में एरिया क्या है, दैट इज P1mg, उनका एरिया ये बड़ा, तो हमें ये कंप्लीट एरिया जो है वो दिखाई देता है, दैट इज दिस इज द कंप्लीट एरिया जो हमें दिखाई दिया। पहले छोटा ट्रायंगल था, अब ये बड़ा एरिया हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है वो किसके फेवर में गया बच्चों, वो गया आपके प्रोड्यूसर्स के फेवर में ज़्यादा। ये जो हमारा हिस्सा था जो हम पहले एंजॉय कर रहे थे, अभी वो डाइवर्ट किधर हो गया, प्रोड्यूसर्स की तरह। जो कंज्यूमर का हिस्सा था, क्योंकि टैरिफ ज़्यादा बढ़ गया, प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, तो वो ड्रैग हो गया प्रोड्यूसर्स की तरह। तो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट भी हमें दिखाई देता है। ओके बच्चों, अच्छा अब हम चलते हैं फिफ्थ इफेक्ट। फिफ्थ इफेक्ट जो रहता है वो क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। किंडल बर्जर का कहना है टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे रहेंगे ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। अब देखो, जब टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात आई बच्चों, तो यहाँ पे किंडल बर्जर का ये कहना था कि जब भी कंट्री इम्पोज करती है टैरिफ, तो टैरिफ की वजह से प्राइस बढ़ी, OP से प्राइस राइज हो गए, OP1 हो गए। अच्छा, प्राइस बढ़ने की वजह से आपने देखा क्वांटिटी की डिमांड कम हो गई, पहले OQ3, अभी डिमांड रिड्यूस होके OQ2 रिड्यूस हो गई, डिमांड कम हो गई, यानी हमारा कंजम्पशन इफेक्ट हमें देखा वो रिड्यूस हुआ, हमारे डिमांड को कम होते दिखाई दिया। जब हमारी इकोनॉमी ने एक्स कमोडिटी को इंपोर्ट करना कम कर दिया क्योंकि कंजम्पशन कम हो गई, और हमारी इकोनॉमी में उसका प्रोटेक्शन इफेक्ट भी देखा, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने वो गुड्स हमारी इकोनॉमी में बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ आपकी डिमांड कम हो गई, आपकी इंपोर्ट कम हो गई। नाउ कंसिडर फ्रॉम द कंट्री जहाँ से वो एक्स कमोडिटी एक्सपोर्ट हो रही थी बच्चों, वहाँ से आप देखो, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंपोर्ट रिड्यूस हुआ, ओके, हमने एक्स को इंपोर्ट करना रिड्यूस कर दिया ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। नाउ कंसिडर दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग ऑफ एक्स कमोडिटी। जो कंट्री उस एक्स कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रही थी, अब उसका एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि हमने यहाँ इंपोर्ट कम कर दिया। अब उनकी इकोनॉमी में डिमांड का लेवल जो है वो सेम है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब ऐसा है तो बट नेचुरल हमने वहाँ से इंपोर्ट करना कम किया, तो उनके कंट्री से वही एक्स कमोडिटी एक्सपोर्ट कम हो रही है। एंड व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी एक्स रिड्यूस इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। उनके कंट्री में वो सप्लाई बढ़ गई क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके कंट्री में डिमांड सेम थी, डिमांड में चेंजेस नहीं था। अब वो दूसरे देशों ने हमसे मंगाना कम कर दिया तो हमारी इकोनॉमी में सरप्लस हो गया, यानी सप्लाई ज़्यादा हो गई। अब जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो बट नेचुरल इट विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। उस एक्स कंट्री में उनका प्राइस कम हो गया। अब देखो, जब एक्सपोर्टिंग कंट्री में ही एक्स का प्राइस कम हो गया, तो नाउ आवर कंट्री कैन इम्पोर्ट दैट कमोडिटी एट लोअर प्राइस। तो इसके लिए जब हम लोग देखते हैं, जब टैरिफ का इम्पोजिशन होता है, तो इम्पोर्टिंग कंट्री के लिए उसका इफ़ेक्ट ज़्यादातर फेवरेबल होता है, क्योंकि एक तो इम्पोर्ट रिड्यूस हो जाता है, ओके, और इस इम्पोर्ट रिड्यूस होने की वजह से हमारे फॉरेन करेंसीज जो है वो बच जाते हैं, ये तो एक इफ़ेक्ट होता ही है। लेकिन वही कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्री में जब सप्लाई बढ़ा देती है और उसके सप्लाई की वजह से वो प्राइस कम कर देते हैं, तो वही चीज़ आगे चल के हमें और लोअर प्राइस में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो ज़्यादातर हमें क्या मिलते हैं बच्चों, फेवरेबल मिलते हैं, ओके। अच्छा, सिक्स्थ है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट। अब ये भी किंडल बर्जर ने हमें इफेक्ट बताया है, क्योंकि जब हम इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ करते हैं बच्चों, तो हमें वहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इफ़ेक्ट भी दिखाई देता है। अब वो कैसे बच्चों, क्योंकि हमने जब टैरिफ को इम्पोज किया
तो आपने देखा गुड्स कॉस्टली हो गए, यानी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब इंपोर्ट कम हो गई तो हमारी जो फॉरेन करेंसी थी जो हम इंपोर्टेड गुड्स पे स्पेंड करते थे, अभी वो सेव हो गई। नाउ दैट करेंसी विल बी इन्वेस्टेड इन अवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अपने कैपिटल मार्केट में, अपने मनी मार्केट में हमने उसको डाइवर्ट कर दिया। तो हमारे इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन है, हमारे इकोनॉमी की जो कंजम्पशन स्किल है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी में वो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में बढ़ी। प्लस हम जो चीज़ें पहले फॉरेन की गुड्स परचेज करने में हम कंज्यूम करते थे, अभी हम डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे इकोनॉमी का कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा, हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अब जब हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे उनकी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ी है तो प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ी तो इट विल इंक्रीज द इनकम। जब इनकम बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा जनरेट होती हैं, यानी इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो बेनिफिट है वो भी काफ़ी फेवरेबल होता है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में जो पहले फॉरेन करेंसी इंपोर्टेड गुड्स पे हम स्पेंड करते थे, नाउ इट इज़ कम्प्लीटली सेव्ड, तो वही हमारे प्रोडक्शन और कंजम्पशन की तरफ डाइवर्ट होती है। इट विल रेज द प्राइस, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उनकी डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ी, जब प्राइस बढ़ी तो दे विल इन्वेस्ट मोर फंड्स, जब इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ओवरऑल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब फेवरेबल हो जाता है इन द इम्पोर्टिंग कंट्री। तो इसके लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा इफ़ेक्ट है वो भी काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। ओके बच्चों, देन 7th हमें दिखाई देता है कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। 6th हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। अब केंडल बर्जर ने कॉम्पिटिटिव इफेक्ट भी कहा है, जो हमें दिखाई देता है। अब ये जो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है वो केंडल बर्जर ने कहा काफ़ी अच्छा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि केंडल बर्जर ने कहा कि जब टैरिफ इम्पोज होता है तो उस टैरिफ की वजह से बट नेचुरल हमारा इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव टैरिफ जो रहता है इट माइट स्टॉप ऑल द कॉम्पिटिशन। ये केंडल बर्जर की सोच थी, क्योंकि इससे कंपटीशन पे काफ़ी इफेक्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं दे बिकम द कॉम्प्लिसेंट, यानी सम इनएफिशिएंट हो जाते हैं। इनएफिशिएंट क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर के फॉरेन प्रोड्यूसर्स तो हमारे इकोनॉमी में नहीं आ रहे, उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो दे नेवर टेक सच सीरियस स्टेप to make some changes, innovative changes in the technology हो, in the raw material हो, यानी वो काफ़ी efficient steps नहीं होते लेते हैं कि they will try to satisfy more and more wants of the consumer। वो कंजम्पशन की डिमांड को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनको ज़्यादा सामने से कंपटीशन है नहीं। तो इसके लिए केंडल बर्जर का ये कहना था कि अगर हम टैरिफ को, इस प्रोटेक्शन टैरिफ को फॉलो करते हैं तो इसका जो कॉम्पिटिटिव इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव है, यानी एंटी कॉम्पिटिटिव है। नॉट ओनली एंटी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन ये स्टिमुलेशन को भी स्टॉप कर देती है, क्योंकि इससे स्टिमुलेशन नहीं आता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं दे नेवर गेट मोटिवेशन फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। जब एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को लगता है कि फॉरेन के जो बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं उनका प्रोडक्ट वो भी बेटर क्वालिटी एट लो प्राइस पे, वो भी विथ वैरायटी के साथ, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ जब इकोनॉमी में अवेलेबल है, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी सोचते हैं कि हमें भी उनसे बेटर करना है, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर। तो इससे क्या होती है, कंपटीशन फेयर होती है। लेकिन केंडल बर्जर ने कहा कि यह जो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है स्पेशली ऑफ द प्रोटेक्शन टैरिफ, इट इज़, अगर हम प्रैक्टिकली रियलिटी में देखें तो वो थोड़ा एंटी कॉम्पिटिटिव है, और इट कैन बी स्पेशली हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो उनको ज़्यादा जो है वो दिखाई नहीं देता है, यानी प्रोड्यूसर्स इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जितना वो एक फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के सामने प्रोड्यूस करते हैं। जब एक
हेल्दी और फेयर कंपटीशन होती है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनको लगता है दे कैन नॉट मेक द पावर ऑफ मोनोपोली एंड दे विल ट्राई टू रेज द प्राइस एंड दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर। नो, तो इसके लिए ये सब जो मोटिवेशन है, स्टिमुलेशन है, वो डिसअपियर हो जाता है जब इस तरह का टैरिफ का प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव इफेक्ट जो है वो तो गायब हो जाता है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स दे आर नॉट टेकिंग द सीरियस इफेक्ट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल। वो अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेबर जो है उनकी क्वालिटी वो अफेक्टेड होती है, रॉ मटेरियल वो नहीं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वो नहीं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो सो मेनी प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाई देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेन कंपटीशन। तो ये होना ज़रूरी है एक हेल्दी कंपटीशन के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट जो है समहाउ थोड़ा नेगेटिव दिखता है। ओके बच्चों, लास्ट है 8th जो किंडल बर्जर ने कहा, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। बीओपी इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इफेक्ट। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इफेक्ट है ये भी हमें टैरिफ की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि हर कंट्री जब इस तरह से प्रोटेक्टिव टैरिफ को फॉलो करती है तो उनका मेन पर्पस क्या है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना। इंपोर्ट को रिड्यूस करना यानी दे विल ट्राई टू करेक्ट देयर डेफिसिट बीओपी पोजीशन। वो अपने डेफिसिट बीओपी पोजीशन को करेक्ट करना चाहते हैं सो दैट देयर फॉरेन करेंसी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हैवी इंपोर्ट। ज़्यादा इंपोर्ट में उनका फॉरेन करेंसी यूज़ नहीं हो, और अगर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट होता है ड्यू टू टैरिफ तो उनका अगर डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन है तो भी वो करेक्ट होने लगता है, तो बीओपी पोजीशन एक फेवरेबल हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि बीओपी पोजीशन को हमें अगर प्रॉपर करना है तो उसके लिए भी इस तरह का टैरिफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बीओपी के पोजीशन को सम टाइम करेक्ट करने के लिए बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इस तरह का प्रोटेक्टिव टैरिफ को फॉलो करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि हमने अगर टैरिफ को इम्पोज किया और सामने से कभी ऐसा दिखाई दिया कि जो अदर कंट्रीज है जहाँ से वो, जैसे से फॉर एग्जांपल कमोडिटी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर उसने भी रिटेलिएशन टैरिफ को इम्पोज कर दिया तो हमने पढ़ा था रिटेलिएशन टैरिफ है, अगर रिटेलिएशन टैरिफ अगर उसने रिटेलिटरी टैरिफ को इम्पोज कर दिया, उसने भी इम्पोज कर दिया, तो बट नेचुरल हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमने क्या सोचा था, टैरिफ इम्पोज करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे और अपने बीओपी को फेवरेबल करेंगे। लेकिन अगर सपोज सामने वाली कंट्री ने रिटेलिटरी टैरिफ को इम्पोज कर दिया ऑन देयर एक्सपोर्ट, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी हमारा बीओपी पोजीशन जो है वो अगेन बिकम अनफेवरेबल। तो ऐसे दोनों साइड जो है वो इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू किंडल बर्जर, दैट इज़ ऑन बीओपी का पोजीशन। ओके, तो ये है 8 डिफरेंट टाइप के इफेक्ट। प्रोटेक्टिव इफेक्ट, आपका इकोनॉमी में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। हमारी इकोनॉमी का रेवेन्यू बढ़ता है, कंजम्पशन रिड्यूस होता है, कंजम्पशन इफेक्ट दिखाई देता है। जब हम प्रोटेक्शन और कंजम्पशन इफेक्ट को मिलाते हैं तो वो ट्रेड इफेक्ट दिखाई देता है। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है जो ज़्यादातर फेवर में होता है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उनका सरप्लस हमें ज़्यादा दिखाई देता है तो वो उनके फेवर में ज़्यादा जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो भी हमें काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट वो भी दिखाई देता है 6th वन। 7th वन कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है, वो हमने थोड़ा नेगेटिव देखा। और बीओपी का फाइनली 8th इफेक्ट जो हमें दिखाई देता है। तो ऑल दीज 8 आर द इफेक्ट्स that is given as a elaborate systematic study by the किंडल बर्जर, कि हमारे जब इकोनॉमी में हम इम्पोर्ट टैरिफ को इम्पोज करते हैं तो इसकी वजह से ये डिफरेंट इफेक्ट हमें इकोनॉमी में दिखाई देते हैं। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन स्पेशली आपके टीवाई लेवल पे ज़्यादातर आता है, तो डायग्राम को और उनके लेबलिंग को बहुत ध्यान देना। इसके लिए ये सेम मैंने अपने नोट्स में एकदम इजी करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है। एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।